हेलो गुड इवनिंग गाइस। एक बार हम अपना लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या था। लास्ट क्लास जैसे कि रियल में हम फंक्शन पढ़ते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स में फंक्शन पढ़ने हो तो वो कैसे दिखते हैं, उनके डोमेन क्या है, रेंज क्या है, उनके ग्राफ के बारे में अगर देखना हो तो ग्राफ बना सकते हैं या नहीं बना सकते, सारी बातें यहाँ हम आज इस वाले वीडियो लेक्चर्स में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जो प्यारा सा हमारा फंक्शन पढ़ा था वो था हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन बेसिकली है क्या, वही काम जो रियल में करते हैं। पॉलिनोमियल लिख लेते हैं रियल के अंदर जिसकी पावर पॉजिटिव या कोई होल नंबर होती है, उनके कॉम्बिनेशन से बनता है। वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ हम पहले एक पॉलिनोमियल, रियल में जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो वो x की फॉर्म में होता है, बट जब हम कॉम्प्लेक्स में हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो वो z की फॉर्म में होगा। तो हमने यहाँ एक पॉलिनोमियल लिख लिया f ऑफ z इक्वल टू a0 प्लस a1 z एंड अप टू सो ऑन an z2 की पावर n। ये एक ऐसी इक्वेशन का कॉम्बिनेशन मिल गया जो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक दैट मीन कि अगर एक ऐसी इक्वेशन का कॉम्बिनेशन लिखा मिल जाए जो क्या रिप्रेजेंट करता है पॉलिनोमियल फंक्शन को। वहाँ पे क्या था कि जो कोफिशिएंट थे रियल के अंदर वो रियल से उठाते थे। यहाँ पे क्या है, जो कोफिशिएंट हैं वो हमारे सारे के सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन से आ गए। जो मेन चेंज आया वो क्या आया, एक तो कोफिशिएंट सारे कॉम्प्लेक्स से आ रहे हैं और x की जगह पे हमने क्या लिख दिया, z लिख दिया। इसमें जो सेकंड चीज़ है देखने वाली वो क्या है कि जैसे रियल में कोई भी फंक्शन, जैसे रियल में कोई भी फंक्शन R जाता है, इस फंक्शन को रियल में अगर हम ग्राफिकली देखें तो इसको हम XY प्लेन में बना देते हैं कि डोमेन भी रियल है। x एक्सिस को हम x एक्सिस पे डोमेन को बना दिया और y एक्सिस पे हमने रेंज बना दी। डोमेन और कोडोमेन के अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ बना देते हैं रियल में। यानी रियल के अंदर इस फंक्शन का जो ग्राफ है, जो ग्राफ बना है वो हमारा R2 के अंदर बना है। बट अगर हम कॉम्प्लेक्स में फंक्शन की बात करें, वो फंक्शन जिसके डोमेन भी कॉम्प्लेक्स है, रेंज भी कॉम्प्लेक्स है, तो इस केस में ग्राफ देखें तो हम डोमेन को देखें तो डोमेन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन है हमारी, यानी कि R2 जैसा काम होगा। डोमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक प्लेन चाहिए, XY प्लेन। ऐसे ही रेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को एक XY प्लेन चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं डोमेन और कोडोमेन को एक साथ देख सकूं इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स, बट रियल के अंदर क्या होता है कि हम डोमेन और कोडोमेन को विद द हेल्प ऑफ XY प्लेन हम डोमेन और कोडोमेन को एक साथ देख सकते हैं। अब यहाँ हमने क्या किया था कि डोमेन को हमने सेपरेटली देख लिया, कोडोमेन को सेपरेटली देखा, ठीक है। बट डोमेन और कोडोमेन को एक साथ देखना पॉसिबल नहीं है कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ग्राफ बना पाना हमारे लिए इजी नहीं है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का अब इसका जो ग्राफ बनेगा, ये R2 जब मैं डोमेन और कोडोमेन को एक साथ करूँगी तो जो ग्राफ होगा मेरा 4D में जाएगा, मतलब 4 टपल्स यानी कि 4D में बनाना, उनको देखना पॉसिबल नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स में जो पहली मेजर बात आई वो क्या थी कि रियल में सभी फंक्शन के ग्राफ बना सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स में किसी भी फंक्शन का ग्राफ हम नहीं बना सकते। अब आगे बात करें तो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसके डोमेन और रेंज क्या होगी। फिर हमने इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करी थी। डोमेन क्या होगी इस पॉलिनोमियल फंक्शन की, पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगी। अगर बात करें रेंज की तो इसका रेंज सेट क्या होगा पॉलिनोमियल फंक्शन का, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो रेंज है वो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगी। हमने वो देखा था कि इन केस ऑफ हमने एक पॉलिनोमियल लिया f ऑफ x इक्वल टू x², इसकी रेंज आई थी 0 टू इन्फिनिटी। फिर हमने एक पॉलिनोमियल लिया था f ऑफ x इक्वल टू x, उसकी रेंज आई थी r। हमने ये देखा रियल के अंदर कि फंक्शन टू फंक्शन जो रेंज है हमारी वो वैरी करती है, बट कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है।
कॉम्प्लेक्स के अंदर नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो रेंज होती है वो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आती है। फिर हमने बात करी थी इनकी 1 1 और ऑन टू की। क्या नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शंस जो है वो हमारे ऑन टू होंगे? हमने ये देखा कि हमारा जो फंक्शन है वो ये बन गया जिसकी डोमेन भी कॉम्प्लेक्स है, रेंज भी कॉम्प्लेक्स है। अगर को डोमेन रेंज के इक्वल हो जाती है तो वो हमारा क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। तो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने लिखे थे ऑन टू फंक्शंस। अब बात करी थी हमने आगे 1 1 फंक्शंस की। क्या नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शंस जो है वो हमारे 1 1 होंगे? हमने यहाँ देखा था कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है हमें उतने ही रूट मिलते हैं। तो अगर ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल था तो इसके 3 रूट मिले थे, 1 -1 और ओमेगा। तो हमने ये देखा था कि 1 पे भी इमेज 0 मिल रही है, ओमेगा पे भी इमेज 0 मिल रही है, तो दैट मीन ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। फिर हमने अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल का फंक्शन देखा तो वो हमेशा हमारा क्या होता है, 1 1 होता है। तो हमने यहाँ से क्या रिजल्ट निकाला, हमने ये रिजल्ट निकाला कि अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का फंक्शन हुआ तो वो हमेशा 1 1 होगा, बट जिसकी डिग्री, जो पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो वो पॉलिनोमियल कभी भी 1 1 नहीं होगा। उसके बाद हमने कल एक सेकेंड फंक्शन और डिस्कस किया था, वो था हमारा रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, जो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल की फॉर्म के होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल फंक्शन होते हैं। अब मैंने ये एक फंक्शन लिखा था, ये एक रैशनल फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल है ऊपर भी और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या है, तो हमने इसकी डोमेन बात करी थी, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन से वो पॉइंट छोड़े जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 था। तो इस फंक्शन की जो डोमेन आई थी वो c एक्सेप्ट प्लस माइनस आइटा। और रेंज हमने निकाल दी। रेंज हम कैसे निकालते हैं, इस फंक्शन को हमने इक्वल टू w लेट करके हम इसकी रेंज निकालते हैं छोटी क्लासेस में। मतलब रेंज क्या होता है कि जिस पॉइंट पे w डिफाइन नहीं है वो पॉइंट हम हटा देते हैं। अब रैशनल फंक्शन के लिए कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं बनता, 1 1 ऑन टू के लिए ये फंक्शन टू फंक्शन वेरी करता है। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड काइंड ऑफ फंक्शन आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थर्ड काइंड ऑफ फंक्शन जो है हमारा वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू e2 की पावर z। और कॉम्प्लेक्स के अंदर हम इस फंक्शन को w मान लेते हैं, f ऑफ z को w लिख लिया जाता है। f ऑफ z कोई एक फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आइटा v। इसके अंदर कुछ रियल पार्ट होगा, कुछ इमेजनरी पार्ट होगा। अब ये जो u है ये हमारा है रियल पार्ट, और आइटा के साथ जो पार्ट है वो है हमारा इमेजनरी पार्ट। आइटा के साथ जो पार्ट लिखा जाएगा उसको हम इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट को u लिखा जाता है और इमेजनरी पार्ट को v लिख लिया जाता है इन कॉम्प्लेक्स में। अब हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर हम एक फंक्शन को f ऑफ z इक्वल टू, जिसमें रियल प्लस इमेजनरी पार्ट है, हम उसको लिख सकते हैं। अब हमें रियल और इमेजनरी पार्ट निकालना है, मतलब u और v क्या होंगे। तो हमें पता है कि z को हम क्या लिखते हैं, x प्लस आइटा y। अब यहाँ लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर x प्लस आइटा y। रियल पार्ट को अलग कर देते हैं, इमेजनरी पार्ट को अलग, e की पावर x इंटू e की पावर आइटा y। अब यहाँ से देखो कि आपका जो रियल पार्ट है, अब आपको पता है कि e की पावर आइटा थीटा, इसको हम क्या लिखते हैं, आप एक आइडेंटिटी पढ़ते हो, e की पावर आइटा थीटा, उसको क्या लिखते हो, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। वैसे ही अगर आप इसको ओपन करोगे तो e की पावर x इंटू में e की पावर आइटा y क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस y प्लस में आइटा साइन y। अब आप यहाँ से बताओ कि हमारा जो रियल और इमेजनरी पार्ट है वो क्या बना। हमारा रियल पार्ट आया u इक्वल है e की पावर x कॉस y, जो इमेजनरी पार्ट था v वो क्या आया, e की पावर x साइन y।
अब इनकी हेल्प से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ेंगे। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की हेल्प से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, डोमेन क्या होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की? अगर बात करें हम डोमेन की, तो डोमेन क्या होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की? डोमेन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां ये डिफाइन ना हो। अब बात करते हैं रेंज की, कि रेंज सेट क्या होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब जब हम रेंज सेट की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, और जो हमारा e⁻x वाला फंक्शन है ये हमारा हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। और जो cos y और sin y है इनकी जो रेंज है वो हमारी -1 से और 1 के बीच में रहने वाली है, -1 और 1 के बीच में। अगर मैं x y cos y को 1 लेट कर लूँ तो e⁻x की हेल्प से मैं सारे पॉजिटिव रियल नंबर बना देंगे हम, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम सारे पॉजिटिव रियल नंबर बना सकते हैं ना, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम सारे नेगेटिव रियल नंबर भी बना सकते हैं। दैट मीन u से हम सारे, u जो हमारा था रियल पार्ट, u से हम सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव रियल नंबर बना सकते हैं। इसी टाइप से हम जो v है, v को अगर हम देखें तो v से भी हम सारे पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर बना सकते हैं। दैट मीन v, u और v की हेल्प से हम सारे मतलब पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के नंबर बना सकते हैं ना। बट एक पॉइंट हमें छोड़ना पड़ेगा। वो पॉइंट कौन सा है? 0। वो 0 पॉइंट क्यों छोड़ना है? जब हमारा u 0 होगा, u 0 होने का मतलब क्या है कि cos y 0 होना चाहिए। अगर u 0 लिया तो इसका मतलब क्या है कि cos y 0 होना चाहिए। और अगर मैं v 0 लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि sin y 0 होना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि cos y और sin y तो कभी भी एक साथ 0 नहीं होते। cos y और sin y एक साथ कभी भी 0 नहीं होते। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज सेट है वो क्या आएगा? रेंज सेट क्लियर है। जब रेंज तो हमने रेंज सेट से क्या निकाल दिया? 0 निकाल दिया। रेंज सेट से हमने 0 क्यों निकाली समझ में आया? बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं होता और साइन और cos y एक साथ कभी भी 0 नहीं होते। इसलिए cos y और sin y एक साथ 0 नहीं होते, इसलिए हमने अपनी रेंज सेट से एक्सेप्ट 0, मतलब वो सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट 0 एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज सेट बनेगी। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू अगर मैंने अपना फंक्शन डिफाइन करा जिसकी डोमेन कॉम्प्लेक्स है और जो रेंज सेट है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट 0, तो ये जो फंक्शन होगा मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻z वाला फंक्शन, ये हमारा ऑन टू बन जाएगा। अब हम बात करते हैं 1 की। 1 के लिए हमने देखा था कि जो रियल पार्ट आया था वो आया था e⁻x cos y और जो v था वो था e⁻x sin y। अब हम देख रहे हैं कि cos y और sin y जो है ये हमारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं विद पीरियड 2π। अगर मैं इनके अंदर 2nπ वाला फैक्टर ऐड भी कर दूं तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो e⁻x cos y plus 2nπ e⁻x sin y plus 2nπ
अब आपका e टू की पावर z फंक्शन क्या बन गया, e टू की पावर z प्लस 2n पाई आइटा। मतलब e की पावर z जो है वो आपका पीरियोडिक फंक्शन बना, किसकी हेल्प से बना, cos y और sin y की हेल्प से। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हो कि e की पावर z इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2n पाई आइटा। जो मैंने यहाँ आइटा लगाया है वो y के कारण लगाया, क्योंकि e की पावर z जो है वो पीरियोडिक बना था, किसके कारण, y के कारण। ठीक है, तो अगर अब आपको पता है जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो कभी भी 1 1 नहीं होते, तो अब यहाँ से पता लगा कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो मेरा कभी भी 1 1 नहीं होगा, इज़ नॉट 1 1। समझ आया सबको एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ काइंड ऑफ फंक्शन है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे हम रियल के अंदर पढ़ते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स, वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स के अंदर साइन जेड कॉस जेड फंक्शन पढ़ेंगे। बट जब रियल में हम साइन एक्स कॉस एक्स फंक्शन को हम उनके ग्राफ बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर हम साइन जेड कॉस जेड फंक्शन के ग्राफ नहीं बना सकते। तो हमने यहाँ सबसे पहले अपना फंक्शन पढ़ा एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड। और z हमें पता है कि हमारा एक x प्लस आइटा y है। तो अगर मैं f ऑफ z इक्वल टू साइन x प्लस आइटा y, अब आपको अंदर एक आइडेंटिटी ओपन होती हुई दिखाई देगी साइन a प्लस b, अगर आपको याद है तो वो आइडेंटिटी क्या है हमारी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो आइडेंटिटी बन जाएगी साइन x प्लस कॉस आइटा y प्लस कॉस x साइन आइटा y। अगर आपको थोड़ा सा ग्रेजुएशन का थोड़ा बहुत काम याद है तो आप बताओ कि साइन आइटा थीटा को हम क्या लिखते हैं और कॉस आइटा थीटा को हम क्या लिखते हैं, अगर आपको याद है तो बताओ। साइन आइटा थीटा को हम क्या लिखते हैं, आइटा साइन थीटा, आइटा साइन हाइपरबोलिक थीटा, और कॉस आइटा थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस हाइपरबोलिक थीटा। अब हम ये यहाँ पुट करते हैं तो हमारा एफ ऑफ जेड फंक्शन क्या बनेगा, साइन एक्स कॉस आइटा वाई क्या बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आइटा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ये है हमारा रियल पार्ट, ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब सबसे पहले आप बात ये देखोगे कि कॉम्प्लेक्स के अंदर फर्स्ट हमने जो बात देखी वो ये देखी कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते। सेकंड प्रॉपर्टी हमने ये देखी, जो हम रियल के अंदर परपेंडिकुलर, ये वाली जो प्रॉपर्टी हम लगाते हैं ये कॉम्प्लेक्स के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। हम साइन जेड को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की। तो साइन जेड फंक्शन की डोमेन क्या होगी, मतलब आपको डोमेन से आपको ऐसे कौन से पॉइंट हैं जहां साइन जेड फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है। साइन जेड फंक्शन जो है वो हमारा होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफाइन है ना। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होगी, देखो अब आप यहाँ ध्यान से देखना,
जो साइन एक्स और कॉस एक्स है इनकी जो रेंज है वो -1 और 1 के बीच में रहने वाली है। जो कॉस हाइपरबोलिक वाई है और जो साइन हाइपरबोलिक वाई है, अगर मैं इन केस ऑफ रियल देखूं, इन केस रियल, तो जो साइन हाइपरबोलिक वाई की का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे ही बनता है ना, और इसकी जो रेंज आती है वो पूरी आर आती है। और ऐसे ही जब मैं कॉस हाइपरबोलिक वाई का ग्राफ बनाती हूँ तो वो कुछ इस टाइप से बनता है। तो इसकी जो रेंज आती है वो कितनी आएगी, 1 to ∞। तो जब अगर आपको अपने साइन जेड फंक्शन की रेंज निकालनी है तो हम साइन हाइपरबोलिक वाई को क्या लिखते हैं, e⁻y माइनस e⁻−y/2, और कॉस हाइपरबोलिक वाई को क्या लिखते हैं, e⁻y प्लस e⁻−y/2। अब यहाँ से रेंज निकाल सकते हो। तो इसकी जो रेंज आएगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो भी क्या आएगा, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आएगा। जब आपने डोमेन और रेंज डिफाइन कर दी इसकी साइन जेड फंक्शन की, तो अब हमारा जो फंक्शन बना वो फंक्शन हमारा बना जिसके डोमेन भी कॉम्प्लेक्स प्लेन है और रेंज भी कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अब आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन आपका ऑन टू होगा। हाँ, आप कहोगे हाँ ऑन टू है। क्यों है ऑन टू, क्योंकि जिसके डोमेन भी कॉम्प्लेक्स, जिसके डोमेन और रेंज अगर इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं वो फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। तो ये हमारा जो साइन जेड फंक्शन है वो हमारा ऑन टू हो जाएगा। अब क्या साइन जेड फंक्शन जो है वो हमारा 1 होगा। सबसे पहले आप ये देखो कि जो साइन जेड फंक्शन है हमारा वो पीरियोडिक है। देखो, जो साइन एक्स है और कॉस एक्स है ये हमारे पीरियोडिक फंक्शन है रियल के अंदर, और कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक वाई एक्स के कारण क्या बन जाएंगे, पीरियोडिक बन जाएंगे। तो साइन जेड जो है वो मेरा एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड 2π। साइन हाइपरबोलिक वाई और कॉस हाइपरबोलिक वाई जो है ये हमारे पीरियोडिक फंक्शन नहीं होते, ठीक है। साइन एक्स और कॉस एक्स जो है ये हमारे पीरियोडिक हैं। तो अब आप यहाँ लिख लो कि जो साइन जेड है, साइन जेड इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2π। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब मैंने साइन जेड का पीरियड लिखा वो मैंने 2π लिखा, जब मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पीरियड लिखा वो 2nπ आइटा लिखा। यहाँ मैंने आइटा लगाया, यहाँ मैंने आइटा नहीं लगाया, क्यों। आप देख रहे हो, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि जो ये जो फंक्शन है मेरा साइन जेड फंक्शन, ये मेरा पीरियोडिक बना है किसके कारण, एक्स के कारण, इसलिए यहाँ आइटा नहीं आया है। और जो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरा पीरियोडिक बना था किसके कारण, वाई के कारण, इसलिए मैंने यहाँ जो है इसका पीरियड में मैंने आइटा लगाया था। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉस जेड फंक्शन की। एफ ऑफ जेड इक्वल टू कॉस जेड। अब इसको भी आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स प्लस आइटा वाई। अब आपको आइडेंटिटी याद है तो आप अपनी आइडेंटिटी ओपन करो। यहाँ एफ ऑफ जेड इक्वल है कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी। अब एफ ऑफ जेड इक्वल टू कॉस एक्स सॉरी गाइस, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा। ये आइडेंटिटी हमारी होती है साइन ए प्लस बी की, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी। तो
एफ ऑफ जेड फंक्शन जो हमारा बना क्या, कॉस एक्स इंटू में कॉस आइटा वाई माइनस साइन एक्स साइन आइटा वाई। तो अब आइटा वाई और इनको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल है कॉस एक्स इंटू में कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस के आइटा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। अब हमारा फंक्शन आ गया ये कॉस जेड। अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की। इसकी डोमेन भी होल कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगी साइन जेड की तरह, और रेंज भी क्या आ जाएगी, होल कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगी। और जो सेम साइन जेड फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे हम कॉस जेड फंक्शन को। अब जो कॉस जेड है वो भी मेरा पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई। कॉस जेड इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। अब हमारा फंक्शन जो है वो बनके तैयार हो गया, जिसके डोमेन भी कॉम्प्लेक्स रेंज भी कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये जो फंक्शन है ये मेरा ऑन टू होगा, और जो कॉस जेड है वो मेरा क्या होगा, नॉट अ 1-1 फंक्शन। अब हम बात करते हैं tan z फंक्शन की। थर्ड है हमारा tan z फंक्शन। f ऑफ z इक्वल है tan z, और tan z को हम क्या लिख सकते हैं, sin z अपॉन में cos z। अब मैं बात करूं इसकी सबसे पहले डोमेन की। तो डोमेन हम निकालने के लिए जब tan z फंक्शन की जब हम डोमेन डिफाइन करेंगे, तो tan z फंक्शन जो है ये मेरा तभी डिफाइन होगा जब मेरा cos z जो है वो नॉन ज़ीरो हो। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, तो cos z जब मेरा नॉन ज़ीरो होगा, तो अभी हमने ऊपर देखा था cos z को हमने क्या लिखा था, cos z फंक्शन को हमने लिखा था कि cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस आइटा साइन x साइन हाइपरबोलिक y। तो इसको लिखो यहाँ cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस के आइटा साइन x साइन हाइपरबोलिक y। अब मुझे cos z फंक्शन की डोमेन निकालनी है, मतलब ये नॉन ज़ीरो कब होगा, अगर मैं यहाँ y को 0 रख दूँ तो जो cos z फंक्शन है वो मेरा cos x फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। और रियल के अंदर अगर आप देखो तो जो cos x है मेरा, अगर cos x इक्वल टू 0 है तो इसका क्या मतलब होता है कि x जो है वो मेरा π/2 के मल्टीपल से, मतलब ऑड मल्टीपल से है, 2n+1 इंटू π/2 के ऑड मल्टीपल से है। तो cos z फंक्शन जो है वो भी एक रियल फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे तो अगर मैं डोमेन डिफाइन करूँ अब इसकी, तो इसका वो सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स 2n+1 इंटू में π/2। डोमेन ये बनेगी ना कि cos z नॉन ज़ीरो हो तो इसकी डोमेन ये बनेगी। तभी अगर cos z जो है वो मेरा नॉन ज़ीरो होगा तभी मेरा tan z फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा। ऐसे ही आप देख सकते हो कि जो sin z अगर 0 है तो z इक्वल टू n पाई। अब बात करें हम इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज क्या आएगी, देखो सबसे पहले हमने ये देखा कि हम sin z को क्या लिखते हैं, sin z इक्वल है e की पावर आइटा z माइनस e की पावर माइनस आइटा z/2 आइटा। और हम cos z को क्या लिखते हैं, e की पावर आइटा z प्लस e की पावर माइनस आइटा z/2। और जब मैं साइन बाय cos कर दूंगी तो tan z बन जाएगा। तो sin z अपॉन में cos z इक्वल है 1/आइटा, और यहाँ कितना आ जाएगा, e की पावर 2 आइटा z माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2 आइटा z प्लस 1। और e की पावर 2 आइटा z कभी भी 0 नहीं होता। अब मुझे अब e की पावर 2z क्या है, कभी भी 1 हो सकता है, 1 नहीं होगा।
तो इसका मतलब एक tan z की रेंज से मुझे एक पॉइंट बाहर निकालना पड़ेगा -1/i। अब ये क्वांटिटी मेरी 1 कब बन सकती है? जब ये दोनों सेम हो, सेम बनेगी तभी मेरी ये क्वांटिटी क्या होगी? तो tan z की रेंज से मुझे 2 पॉइंट बाहर निकालने पड़ेंगे, एक है -1/i और एक है 1/i। तो इसकी जो रेंज डिफाइन होगी वो सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट ±i। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप का फंक्शन आता है फोर्थ, f ऑफ z इक्वल टू cot z। इसकी जो डोमेन होगी वो सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट n पाई, और जो रेंज होगी ±i वाले पॉइंट जो है वो हम एक्सेप्ट कर देंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन से। फिफ्थ है हमारा फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू कोसिकेंट z, और जो सिक्स्थ हमारा फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू सीकेंट z। इसकी जो डोमेन है इसकी डोमेन वो सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन नंबर एक्सेप्ट n पाई। इसकी जो डोमेन है वो सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन, जैसे कि आपको पता है कोसिकेंट z को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin z। अब ये कोसिकेंट z डिफाइन तभी होगा जब sin z मेरा नॉन ज़ीरो हो, तो sin z ज़ीरो, तो z से हमें n पाई वाले हटाने पड़ेंगे, तो इसकी डोमेन डिफाइन हो जाएगी। तो इसकी रेंज कोसिकेंट की और सीकेंट की जो रेंज है वो दोनों की सेम है एक्सेप्ट 0। और सीकेंट z की जो डोमेन थी इसमें से हमें ऑड मल्टीपल्स वाले फैक्टर जो था वो हटाना पड़ेगा, वो सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट 2n+1 इंटू में π/2। अब आप यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ देखोगे, वो क्या कि इन रियल के अंदर sin x और cos x फंक्शन जो है वो मेरे बाउंडेड होते हैं, और बट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेरे sin z और cos z, अभी आपने ऊपर दोनों फंक्शन पढ़े, sin z भी पढ़ा cos z भी पढ़ा। cos z फंक्शन ये रहा और sin z फंक्शन ये रहा। आपने दोनों फंक्शन पढ़े। दोनों फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर ये हमारे अनबाउंडेड होते हैं, और इनकी रेंज हमने देखी थी वो पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन थी। अब हमारे पास नेक्स्ट काइंड ऑफ फंक्शन जो आता है वो आता है हाइपरबोलिक फंक्शन। फिफ्थ नेक्स्ट काइंड ऑफ फंक्शन जो है वो है हाइपरबोलिक फंक्शन। अब हाइपरबोलिक फंक्शन को पढ़ने के लिए जैसे हमारे पास क्या है sin z, अगर z को मैं रिप्लेस z की जगह मैं अगर रिप्लेस कर दूँ आइटा z से, तो वो मेरा एक हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाता है। तो sin z इक्वल है sin आइटा z, तो ये मेरा एक हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाएगा आइटा sin हाइपरबोलिक z। अगर मैं अब इसके डोमेन और रेंज की बात करूं, साइन हाइपरबोलिक z और कोस हाइपरबोलिक z दोनों की बात कर लेते हैं। इन दोनों की ये दोनों फंक्शन क्या है हमारे अनबाउंडेड हैं, और इन दोनों फंक्शन की साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक की जो डोमेन और रेंज है वो क्या आती है होल कॉम्प्लेक्स प्लेन आती है। अब हमारा फंक्शन डिफाइन हुआ कॉम्प्लेक्स प्लेन टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो जो साइन z और कॉस z मेरे फंक्शन होंगे वो कैसे होंगे मेरे ऑन टू फंक्शन होंगे, और कैसे है ये साइन z और कोस हाइपरबोलिक z क्या है मेरे अनबाउंडेड है। अब आप एक चीज देखो कि इन रियल के अंदर अगर मेरा साइन हाइपरबोलिक
x इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है x इक्वल टू 0। और कोस हाइपरबोलिक x रियल के अंदर कभी भी 0 नहीं होते। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर मेरे को देखना है कि इसका पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड क्या होगा, जैसे कि साइन z अगर 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि z इक्वल टू एन पाई, मतलब साइन z जो है वो मेरा एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2n पाई के फैक्टर से, है ना। अगर मैं ऐसे ही हाइपरबोलिक फंक्शन देखूँ, साइन हाइपरबोलिक z इक्वल टू 0 लिखा है तो इसका मतलब है z इक्वल टू एन पाई आइटा। मतलब जो हमारे रियल के अंदर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन का जो पीरियड है उसके कोस मतलब कॉम्प्लेक्स में उनको पीरियोडिक फंक्शन बनाने के लिए उसके साथ आप आइटा वाला फंक्शन लगा दो, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। तो साइन हाइपरबोलिक z जो है वो विद द हेल्प ऑफ आइटा हमने एक फंक्शन बनाया था। मतलब यहाँ आइटा क्यों आया, क्योंकि जो मेरा साइन हाइपरबोलिक z था वो मैंने विद द हेल्प ऑफ आइटा, मतलब z को मैंने रिप्लेस किया था आइटा z से जब मेरा एक हाइपरबोलिक फंक्शन बना था। तो अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि जो साइन हाइपरबोलिक z है वो इस पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2n पाई आइटा। ऐसे ही अगर आप कोस की बात करो कि कॉस हाइपरबोलिक z इक्वल टू 0 लिखा होने का मतलब क्या है, अगर cos z इक्वल टू 0 है तो z इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो हाइपरबोलिक में क्या आ जाएगा, आइटा लगा दो बस, 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2 आइटा। तो ये जो कोस हाइपरबोलिक फंक्शन है ये मेरा पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2n पाई आइटा, और इसका जो पीरियड है वो कितना है 2n पाई। बस डिफरेंस क्या है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले रिजल्ट है ना उनमें आप आइटा से मल्टीप्लाई कर दो, वो सारे हमारे हाइपरबोलिक फंक्शन के रिजल्ट बन जाते हैं। अब जो हमारा थर्ड था वो है अब tan हाइपरबोलिक z, और फिर है कोट हाइपरबोलिक z, सेकेंड हाइपरबोलिक z, कोसिकेंट हाइपरबोलिक z। इन सब की डोमेन, रेंज, पीरियड क्या है वो सब आपको चेक करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले इन्हीं को डिस्कस कर लेंगे।